चैप्टर है बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, सुपर मेगा रिवीजन चल रहा है। शुरुआत करते हैं यहाँ पे बायो-सेवर्ट्स लॉ की। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है बच्चों। पहली बात तो मैग्नेटिज्म आया कैसे, थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। तुमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज ही पढ़े हो, कैपेसिटर आज ही पढ़े हो। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी तरीके से इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत में बेसिक लॉ होता है कूलम्ब्स लॉ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की शुरुआत में बेसिक लॉ होता है बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है इसको समझेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, जब एक बात समझ में आ गई कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूविंग कंडीशन में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो चार्ज पार्टिकल या तो सीधे ऐसे मूव करा दो या किसी वायर में मूव करा दो। और वही चार्ज जब वायर में मूव करता है तो वही चार्ज क्या कहलाता है बच्चे, क्या कहलाता है, जल्दी से बता दो। अगर चार्ज पार्टिकल किसी वायर में मूव करने लग जाए, अगर चार्ज किसी वायर में मूव करने लग जाए तो वही चार्ज क्या कहलाता है। तो अगर चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वही चार्ज अगर किसी वायर के अंदर फ्लो करने लग जाए तो वही मूविंग चार्ज क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, करंट। और अगर वायर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो-सेवर्ट जो लॉ है, जो बायो-सेवर्ट लॉ है मेरे बच्चे, इसके लिए क्या करना समझने के लिए, कोई भी एक वायर ले लो शुरुआत में रैंडम शेप का। इस वायर में फ्लो करने वाली करंट आई है। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, मुद्दे की बात पे आएंगे, लेकिन शुरुआत है तो बस नाम जानना जरूरी है, लॉ क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर ले लिया, इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसकी छोटी सी लेंथ ले लिया dl। और ये जो एलिमेंट होता है इसको एक एलिमेंट बोलते हैं। इस dl एलिमेंट जो है इसको करंट एलिमेंट बोला जाता है। इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर हमने इसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया तो इसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी। इसकी डायरेक्शन करंट के सेंस में लेते हैं तो dl वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी ऐसे। ये करंट एलिमेंट हो गया। इस करंट एलिमेंट से जो वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, इससे यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लिया, कोई पॉइंट P ले लिया। इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये है r। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको बोलते हैं dB। बस फार्मूला लिख के आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा यूज नहीं है। μ0/4π × I × dl क्रॉस r अपॉन मॉड r का होल क्यूब। ये बायो-सेवर्ट्स लॉ हो गया। अब यहाँ पे इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो लॉ और फार्मूले के अलावा अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डायरेक्शन निकालना। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक होता है बेसिक कैलकुलेशन जिसको बेसिक मैकेनिक्स बोल सकते हो, और दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका यहाँ पे है, सबसे बेसिक राइट हैंड थंब रूल। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शन निकालने की, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। बायो-सेवर्ट लॉ समझने के बाद अब मान लो अपने पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, स्ट्रेट वायर है, उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हेडिंग भी सामने लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, इस वायर में फ्लो करने वाली करंट आई है। इस स्ट्रेट वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, वायर के इस एंड से पॉइंट P को मिलाया, ये वाला एंगल ले लिया अल्फा है। वायर के दूसरे एंड से इस पॉइंट P को मिलाया, ये वाला एंगल ले लिया मेरे बच्चे बीटा है। ये डिस्टेंस r है। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है ना सबको, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है। मैग्नेटिक फील्ड आता है मेरे बच्चे V = μ0I/4πr, μ0I/4πr इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा।
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अगर एंगल यहाँ से अल्फा और बीटा लेते हो तो यहाँ पे कॉस अल्फा और कॉस बीटा आता है। कुछ बुक्स क्या करती हैं कि कुछ बुक्स में यहाँ पे θ1 ले लेते हैं, यहाँ पे θ2 ले लेते हैं। तो अगर एंगल यहाँ से लेते हो θ1 और θ2 तो कॉस की जगह क्या आएगा, कॉस की जगह क्या आएगा, बोलो बोलो, कॉस की जगह क्या आएगा, साइन साइन साइन। अगर यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, एंगल यहाँ से है तो कॉस आएगा। अगर यहाँ से θ1 और θ2 है तो यही साइन बन जाता है। ये हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो अगर एंगल यहाँ से है तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 आएगा, और अगर एंगल यहाँ से लेते हो तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा आएगा। ये तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या किया, मान लो हमने स्ट्रेट वायर लिया, इससे ए डिस्टेंस पे गए, यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे मिलाया, यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, ये वाला एंगल ले लिया 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी ले लिया 30 डिग्री। करंट की वैल्यू आई, ये वाला फार्मूला यूज कर लो, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना है इस पॉइंट पी पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये फार्मूला तुम्हारे सामने है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो आ जाएगा बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर का काम ये डिस्टेंस करेगा ए, इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो अल्फा भी 30 होगा, बीटा भी 30 होगा, तो ये आएगा मेरे बच्चे कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे आएगा कॉस 30 डिग्री। कैलकुलेट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। कॉस 30√3/2 होता है, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कॉस 30 का मतलब √3/2 प्लस अगले कॉस 30 का मतलब √3/2। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन भी जानना यहाँ जरूरी है, तो डायरेक्शन के लिए होगा मेरे बच्चे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल वो क्या होता है एक बार समझ लो ढंग से। राइट हैंड निकाला, फिंगर लिया, फिंगर को थंब के परपेंडिकुलर रखा, फिंगर को थंब के परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उधर फिंगर कर दो। स्ट्रेट वायर में जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर फिंगर, जहाँ पे पॉइंट पी है वहाँ पे पाम। तो थंब किधर गया, इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में फिंगर करो, जिधर पॉइंट पी है उधर पाम करो, तो थंब किधर आया, इनवर्ड्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड्स। समझ में आई कहानी। अब जरा इस पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। यहाँ पे सामने देखो, तुम्हारे सामने जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है एक ट्रायंगल है, करंट दे रखा है 2 एम्पियर फ्लोइंग इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल इज। ये जो ट्रायंगल है इसके सेंट्रॉयड पे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। चलो एक बार और डायरेक्शन समझाता हूँ। देख बेटा क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल में फिंगर को थंब के परपेंडिकुलर रखो। जैसे अगर ये स्ट्रेट वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है और यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उधर फिंगर को ले जाओ। तो वायर में करंट इधर फ्लो कर रही है तो फिंगर इधर जाएगा। पॉइंट यहाँ पे है तो उस पॉइंट की तरफ ले जाना बच्चे पाम। तो अपनी हथेली को उस पॉइंट पी की तरफ करना जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले जाना। तो फिंगर करंट की डायरेक्शन में इधर ऊपर, पाम हथेली पॉइंट पी की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है देखो जरा, अंदर की तरफ। थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर जो पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ ऐसे पाम कर दो। तो करंट की तरफ फिंगर, पाम गई इस पॉइंट की तरफ, हथेली गई तो थंब अंदर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स। बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल देखो ना, एक और एग्जाम्पल देखो। मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। मैग्नेटिज्म में बच्चों डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो अपने पास एक करंट ऐसे है, करंट ऐसे ले लिया,
करंट ऐसे फ्लो कर रही है अंदर की तरफ, तो फिंगर किधर ले जाएंगे, अंदर की तरफ। और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P है, हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है इस करंट की वजह से। तो फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को लेके गए, ऊपर पॉइंट P है तो पॉइंट P की तरफ हथेली करो, देखो जरा, फिंगर करंट की डायरेक्शन में यानी क्रॉस, पाम यानी हथेली पॉइंट P की तरफ, तो अंगूठा किधर आया, राइट में अंगूठा आ गया। इसका मतलब पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बच्चे, राइट में। ये एंगल 90 आएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया। उसी तरीके से मान लो यहाँ पे हमने एक डॉट ले लिया, करंट ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P हमने ले लिया यहाँ पे। इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर फिंगर को ले जाओ, करंट आउट ऑफ द प्लेन जा रही है तो फिंगर को आउट ऑफ द प्लेन ले जाओ, और पॉइंट P किधर है, ऊपर है, तो पाम किधर जाएगी, ऊपर। इसको ऐसे करेंगे, करंट आउट ऑफ द प्लेन तो फिंगर आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे पॉइंट P इधर तो पॉइंट P की तरफ हथेली करो, तो थंब इधर गया लेफ्ट में। इसका मतलब पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, लेफ्ट में। डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया ना। यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल लिया, बस एक एक लाइन का सवाल है, तुमने तो ऐसे ही कर दिया है, ठीक है ना। और जेईई मेंस में इससे ज़्यादा पूछते भी नहीं है, जेईई मेंस का लेवल इससे ज़्यादा नहीं है, तुमको आता है सब, बस भरोसा रखना अपने आप पे। ये करंट आई ले लिया, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस R निकालो, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, तो हमको पता है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी आ जाएगा मेरे बच्चे 30 डिग्री, तो अल्फ़ा भी 30 डिग्री, बीटा भी 30 डिग्री। ये डिस्टेंस R निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना, ये डिस्टेंस साइड लेंथ मान लो ट्रायंगल की A है, तो ये आधी लेंथ होगी A/2। तो इस tan थीटा का यूज कर लेना, तो यहाँ से tan 30 डिग्री लिख लेना, तो tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर R अपॉन बेस A/2। यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो R आ जाएगा बच्चे A अपॉन, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A अपॉन 2√3। यहाँ से R आ गया। अब पॉइंट P पे इस सेंट्रॉइड O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सिंगल स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0 I अपॉन 4 पाई R। R कितना है, A/2√3, R हो जाएगा A/2√3 μ0 I अपॉन 4 पाई R इंटू कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब 30 डिग्री, प्लस यहाँ से आएगा बच्चे कॉस बीटा, कॉस बीटा का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, सही है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर यार, वैल्यू पुट कर जरा देख क्या आता है। ये हो जाएगा μ0 होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो μ0 की वैल्यू पुट करो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये μ0 हो गया, इंटू करेंट, चेक करो करंट कितना दे रखा है वायर में, 2 एम्पियर, साइड लेंथ कितना दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर, तो करंट की वैल्यू पुट कर बच्चे 2 एम्पियर, तो करंट हो गए 2 एम्पियर अपॉन यहाँ पे 4 पाई इंटू साइड लेंथ A, साइड लेंथ कितनी है 4√3 सेंटीमीटर, तो साइड लेंथ पुट कर दो 4√3 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ तो 10⁻⁻2 मीटर अपॉन नीचे है 2√3, नीचे आएगा बच्चे 2√3, तो नीचे 2√3 होगा इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस अगला भी कॉस 30 डिग्री है √3/2। ये तो सिंगल वायर की वजह से हो गया, उतना ही फील्ड इस वायर की वजह से भी, उतना ही इस वायर की वजह से भी। तो ऐसे 3 वायर हैं, पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, तो इसका कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, इंटू कर देना 3 टाइम्स। कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आता है, 3√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ जाएगा। समझ में आ गया ना। एक स्क्वायर का क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया,
स्क्वायर लिख दिया। इस स्क्वायर में फ्लो करने वाली करंट है आई, इस स्क्वायर में फ्लो करने वाली करंट आई, स्क्वायर की साइड लेंथ ए। हमें फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। फटाफट कैलकुलेट करना यार। इस एंड से इसको मिलाओ, ऐसे मिलाया, इस एंड से इसको मिलाओ, ऐसे मिलाया। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है ना, अगर ये स्क्वायर है बेटा तो ये एंगल कितना आएगा 45। ये वाला एंगल भी कितना आएगा बोल यार 45। समझ रहा है ना तू। अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45। अगर तेरे से कोई पूछे कि बता यार ये डिस्टेंस कितनी होगी r, तो स्क्वायर के केस में टोटल साइड लेंथ a है, तो इसका आधा कर दोगे तो r आएगा। तो r की वैल्यू तूने निकाल लिया a/2। अब हमसे पूछा गया है कि इसके सेंट्रॉइड पे या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो एक सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, μ0 I/4πr, और r किसके बराबर है a/2 के, तो 4πr का मतलब a/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये वाला एंगल है तो कॉस लिखेंगे, तो ये आएगा मेरे बच्चे कॉस अल्फा यानी कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस बीटा यानी कॉस 45 डिग्री। ये तो सिंगल वायर की वजह से हो गया। ऐसे ही कितने वायर है यहाँ पे 4। कितने वायर है यहाँ पे मेरे बच्चे 4। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी V0। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है बच्चे, एक तरफ ये वायर ले लिया, इसमें करंट I ले लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, इस वायर से पॉइंट P की डिस्टेंस R ले लिया, ये वाला एंगल ले लिया 90 डिग्री। एक तरफ जो वायर होता है ना वो इन्फिनिटी तक जाता है। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है बेटा, एक तरफ वायर कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, और इस पॉइंट के नीचे बिल्कुल वायर नहीं है, और पॉइंट P पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी इस वायर का एक एंड पॉइंट P के सामने होगा जस्ट, इस वायर का एक एंड जस्ट पॉइंट P के सामने होगा, और दूसरा एंड कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक। अब ये मत समझ लेना कि इनफाइनाइट का मतलब कि दुनिया के उस कोने में चला गया है। अरे ऐसा नहीं होता यार, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि इसको दुनिया के आर पार भेज देना है, ये सब नहीं होता। हाँ, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इस वायर की लेंथ इस डिस्टेंस r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ये इनफाइनाइट का मतलब है। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, फार्मूला बस याद रखना, μ0 I/4πr, μ0 I/4πr। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा क्वेश्चन आता है डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन निकालने का वही जुगाड़ जो तुझे समझाया हूँ, याद रखना। उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या करेंगे, फिंगर को थंब के परपेंडिकुलर रखो, फिंगर को थंब के परपेंडिकुलर रखो। जिधर करंट जा रही है वायर में उस डायरेक्शन में फिंगर को ले जाओ। तो फिंगर को ऐसे किया, जो पॉइंट P है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट P की तरफ पाम ले जाओ, हथेली। फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, पाम को पॉइंट P की तरफ ले जाओ। थंब किधर गया, अंदर की तरफ, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी मेरे बच्चे, अंदर की तरफ। यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, समझ रहे हो ना। अब देख बेटा, एक पॉइंट और है जिसका यूज क्वेश्चन में आता है, वो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे जानते हैं। मान ले यार ये एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर ले लिया, एक स्ट्रेट वायर है, और इसी वायर पे इसके एक्सटेंशन वाले पॉइंट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट P है। ये स्ट्रेट वायर इसके पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन पे, इसके एक्सटेंशन में ही कहीं ना कोई पॉइंट P है। अगर हमसे कोई पूछे कि इस वायर की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बोल यार आंसर क्या होता है 0। स्ट्रेट वायर के पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी 0, हमेशा क्या होगी 0। अच्छा ये बता यार,
अगर हम कोई पीछे पॉइंट ले लें, यहाँ पीछे पॉइंट ले लें और इसका नाम पी डैश दे दें, और अगर हमसे कोई पूछे कि बोलना यार इस स्ट्रेट वायर की वजह से पॉइंट पी डैश पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पी डैश पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, जीरो होगी। अब इसका यूज करके क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो जरा, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में कहाँ होता है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखना, ये डॉटेड लाइन मतलब ये वायर इनफाइनाइट तक, ये डॉटेड लाइन का मतलब ये वायर इनफाइनाइट तक, ये भी कहाँ गया, इन्फिनिटी तक, ये भी ऊपर कहाँ गया, इन्फिनिटी तक। हमें बताना है पॉइंट ओ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। हमें ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जितने भी स्ट्रेट वायर का हिस्सा तुम्हें दिखाई दे, सबकी वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और सबका रिजल्टेंट ले लो, अपने आप ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तब देखना यार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट वायर है, और ये जो पॉइंट ओ है, जो अपना पॉइंट ओ है ना, जस्ट इसी स्ट्रेट वायर के सामने है। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से उसके पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो इस वाले हिस्से की वजह से, हॉरिजॉन्टल वाले वायर की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। सेम काम दूसरे हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से की वजह से, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला वायर दिखाई दे रहा है, पॉइंट ओ इसके पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन पे है, तो इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन की वजह से भी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। तो इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से भी जीरो हो गई। अब बचा ये वाला हिस्सा, इसकी वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये वाला जो वायर है आगे इन्फिनिटी तक गया, और इस वायर का एक एंड जस्ट ओ के सामने है। इसका मतलब ये वाला जो वायर वर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये वायर ओ के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर होगा। और अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ से r का मतलब O की डिस्टेंस टोटल a है, तो ये डिस्टेंस a/2 होगी, तो ये आएगी a/2। तो इस वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। डायरेक्शन देखो तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, करंट इधर है, इधर फिंगर ले जाओ, O इधर है तो उसकी तरफ पाम करो, तो थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आउट ऑफ द प्लेन। तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड आ गई। ये वाला जो वर्टिकल दूसरा वायर दिखाई दे रहा है, इस वायर के रिस्पेक्ट में भी पॉइंट ओ यहाँ पे है, यानी ये वाला वायर ओ के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। और अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर का काम करेगा तो इस वायर की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू भी आएगी बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर का मतलब ओ से इस वायर की डिस्टेंस ए का आधा a/2, a/2। डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, जिधर करंट जा रही है उधर फिंगर, पॉइंट ओ इधर है तो उसकी तरफ पाम, थंब किधर गया, आउट ऑफ द प्लेन, तो ये भी आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर देना, तो दोनों को ऐड कर दो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, तो ये 2 से 2 गया तो नीचे 2 पाई ए बचेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, प्लस दूसरे वाले वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, दोनों को ऐड कर देना तो आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये दे रखा है डी ऑप्शन में, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। चलो अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होती है ना, वैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से भी होती है। अगर इनफाइनाइट वायर लेते हो तो यहाँ पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ऊपर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वायर में फ्लो करने वाली करंट आई है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो बोल यार फार्मूला क्या होता है, बोल जरा, बोल 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 बच्चे बोल, बोल बच्चे बोल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रोल, राइट हैंड थंब रोल, करंट इधर है तो उसकी तरफ फिंगर, पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी तरफ पाम, तो पाम इधर गई, थंब आएगा इनवर्ड्स,
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी मेरे बच्चे इनवर्ड्स। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर हो गया। आगे चलो, ये सब रिजल्ट याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कुछ रिजल्ट है जो हमें याद रखना होता है, डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे इन सब फॉर्मूले के डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें रिजल्ट याद रखना है, उसका एप्लीकेशन सीखना है। मेन है हमें एप्लीकेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिया। इस लूप में फ्लो करने वाली करंट है मेरे बच्चे आई। तो अगर कोई बोले कि इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है ना तुझे, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर दो। करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो फिंगर को ऐसे कर्ल करो, करंट के सेंस में तो थंब इधर जाएगा, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या होता है, सर्कुलर लूप की रेडियस। आर होती है मेरे बच्चे सर्कुलर लूप की रेडियस। इसको अगर ऐसे भी बनाते हो ना, इस तरीके से डायग्राम बनाते हो, तो हमने सर्कुलर लूप को ऐसे ले लिया, इस प्लेन में ले लिया, प्लेन चेंज कर दिया, तो इसमें करंट का सेंस ऐसे ले लेना, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर रेडियस आर है, तो पहली बात तो डायरेक्शन की बात करें तो जिस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है उस सेंस में फिंगर को कर्ल कर देना। तो फिंगर को ऐसे कर्ल किया तो थंब जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, थंब जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगी और इसकी वैल्यू आएगी बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। उसी तरीके से सर्कुलर आर्क भी आता है, सर्कुलर आर्क भी आता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, हमने इस तरीके से एक सर्कुलर आर्क ले लिया, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसका सेंटर ले लिया मेरे बच्चे यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया। अब हमें सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर ओ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल ले लिया थीटा, करंट है आई। सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या है, इस सर्कुलर आर्क की रेडियस है, इनटू हो जाता है थीटा अपॉन 2 इंटू थीटा अपॉन 2 ठीक है। इस सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा अपॉन 2 डायरेक्शन निकाल लोगे, डायरेक्शन निकल जाएगी। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर दो। मैग्नेटिज्म में कैलकुलेशन के साथ साथ बेटा डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन सही होने के बाद भी कई बार डायरेक्शन में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए डायरेक्शन की प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लेना। करंट के सेंस में फिंगर को कर्ल करो तो थंब आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और मान लो कोई करंट का सेंस अपोजिट कर दे, मतलब हमने सर्कुलर आर्क सेम लिया लेकिन करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो फार्मूला तो सेम आएगा, लेकिन 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 करंट का सेंस उल्टा हो गया। तो इस बार करंट के सेंस में फिंगर को ऐसे कर्ल कर दूं, करंट का सेंस बच्चे उल्टा हो गया, तो करंट के सेंस में जरा फिंगर को कर्ल कर, फिंगर को कर्ल करेगा तो थंब आएगा इनवर्ड्स, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ड्स, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटवर्ड्स। कुछ कुछ कहानी समझ में आई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देख यार, तेरे सामने क्वेश्चन है, तेरा इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा आएगा और इसे सॉल्व करेगा और सही 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 आंसर निकाल जल्दी बच्चे। यहाँ पे दे रखा है ये स्ट्रेट वायर, ये भी स्ट्रेट वायर, ये वाला हिस्सा सेमी सर्कल। करंट का सेंस ऐसे है, हमें बताना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। रेडियस कितनी दे रखा है देखो जरा, π/10 मीटर। करंट की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो। ये वाला जो वायर है, इस स्ट्रेट वायर के लिए पॉइंट O इसके एक्सटेंशन वाले पॉइंट पे है, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड 0। सेम तरीके से जो ये वाला स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर का भी पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0। तो बचा क्या, ये सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ये सर्कुलर आर्क बोल सकते हो,
इसकी रेडियस r मालूम है, तो सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे निकालेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 इंटू थीटा अपॉन 2 तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो बोल मेरे बच्चे थीटा कितना होगा, पाई अपॉन में क्या करेगा तू 2 पाई अपॉन 2 सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का थीटा पाई अपॉन 2 अगर ऊपर एंगल रेडियन में है तो नीचे 2 लेंगे, ऊपर का एंगल अगर डिग्री में है तो नीचे 360 लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करना यार, जरा वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करेंट कितना दे रखा है 3 एम्पियर, तो करंट हो जाएगा बच्चे 3, नीचे आएगा 2, रेडियस कितनी है π/10 मीटर, तो r की वैल्यू पुट कर देना π/10 मीटर, ऊपर पाई नीचे 2 तो पाई अपॉन 2 कितना होगा यार, बोल बच्चे पाई अपॉन 2 कितना होगा यार 1/2। अब सॉल्व कर लो, देखो कितना आया, पाई से पाई गया, पाई से गया पाई, तो क्या बचा मेरे भाई, बोल यार क्या बचा इसमें, 2 और 2 4, 4 भी गया, तो आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, और 10⁻⁻6 को हटा दो तो माइक्रो बन जाएगा, तो ये आएगा मेरे बच्चे 3 माइक्रो टेस्ला, 3 माइक्रो टेस्ला। ये दे रखा है डी ऑप्शन में, तो आंसर होगा डी ऑप्शन 3 माइक्रो टेस्ला। समझ गए ना। चल अब आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख जरा, तेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी से आंसर निकाल बच्चे। ये स्ट्रेट वायर आगे इन्फिनिटी तक गया, ये स्ट्रेट वायर इधर इन्फिनिटी तक है, ये सेमी सर्कल है, हमें बताना है पॉइंट पी पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। एक चीज़ याद रखना यार, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम का चैप्टर है ना, इससे मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। और एक दो बार नहीं, लाइन से बार बार इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे करके, आधा सर्कल दे देगा, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर दे करके खूब क्वेश्चन पूछते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। अब देख बच्चे, हमें क्या करना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पी पे। तो जो ये वाला वायर है ना, ये वाला वायर देखना, पॉइंट पी इस वाले वायर के पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन पे है, तो इस वाले वायर का पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन पी है, तो इस वाले वायर की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बोल बच्चे 0। इस वाले वायर की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई 0, तो इसकी कहानी ख़त्म, इसकी वजह से 0 ख़त्म हो गई कहानी। अब आजा इस वायर पे, ये वायर आगे इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइट तक गया। अब इस वाले वायर का एक एंड जस्ट यहाँ पी के सामने है, तो जो ये वाला वायर है इसका एक एंड पी के सामने है, दूसरा एंड इन्फिनिटी की तरह गया है। इसका मतलब ये वाला जो वायर है इसको नाम 1 दे देते हैं। ये वाला वायर पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में सेमी इनफाइनाइट वायर का काम करेगा, और अगर ये वाला वायर सेमी इनफाइनाइट वायर का काम करेगा तो इसकी वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दिया V1। सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, R का मतलब इस वाले वायर से पॉइंट पी की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस रेडियस R के बराबर होगी, तो R। तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब जरा इसकी यार डायरेक्शन निकाल ले तू। इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में फिंगर, पॉइंट पी नीचे है तो पाम नीचे, थंब आउट ऑफ द प्लेन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी मेरे बच्चे आउट ऑफ द प्लेन। तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से पी पे फील्ड आ गई, इस वाले वायर की वजह से 0 हो गई, बचा ये सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कुलर को नाम दे दिया सेकेंड वायर। तो सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो जरा V2, तो सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स रेडियस इंटू, सेमी सर्कल है तो थीटा अपॉन 2 पाई, सेमी सर्कल है मेरे बच्चे तो थीटा अपॉन 2 पाई। तो सेमी सर्कल के केस में थीटा कितना होता है पाई, अपॉन नीचे कितना आएगा 2 पाई, तो नीचे 2 बचेगा, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस सेंस में फिंगर को कर्ल कर दो,
कर्ल करके देख यार, थंब किधर गया, आउट ऑफ द प्लेन, थंब किधर गया, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउट ऑफ द प्लेन। V1 और V2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे मेरे बच्चे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों को जरा ऐड कर दे यार, ऐड करके देख बच्चे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी V1 प्लस V2। तो दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा C, आंसर आ जाएगा C। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक रिजल्ट है, सुंदर सा रिजल्ट है, इसको याद रखना होता है। यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिया, इस लूप में फ्लो करने वाली करंट है मेरे बच्चे I, ये इसका सेंटर, ये सर्कुलर लूप का एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, अगर हमसे कोई बोले इस लूप की वजह से, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो पहली बात तो अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो जिस सेंस में करंट फ्लो कर रही है ना, उस सेंस में ज़रा फिंगर को कर्ल कर यार, फिंगर को कर्ल कर। तो अंगूठा किधर गया, ऊपर, यानी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, ऊपर। अगर यही करंट का सेंस अपोजिट होता, करंट का सेंस अपोजिट होता मेरे बच्चे, ऐसे होता, और यहाँ पे पॉइंट सेम लोकेशन पे होता, और हमसे कोई पूछता है कि बता यार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो करंट का सेंस अगर उल्टा है, ऐसे है, तो उसके सेंस में फिंगर को कर्ल करके देख यार, थंब नीचे गया तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी नीचे। यहाँ पे करंट का सेंस ऐसे है, तो थंब ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। और अगर इसकी रेडियस A है, सर्कल की रेडियस A है, इस पॉइंट P से इसको मिला दिया, ये वाला एंगल है मेरे बच्चे थीटा। तो अगर हमसे कोई पूछे, अगर हमसे कोई पूछता है ना कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो कितना होता है यार, बोलना फार्मूला, μ0I/2r, r का मतलब A रेडियस, अगर ये थीटा है तो इंटू साइन क्यूब थीटा। सीधा सीधा सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पता है, μ0I/2r इंटू साइन क्यूब थीटा कर दो, तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। बिना डरे, बिना घबराए याद रखेंगे, याद रहेगा ना। और डरना यहाँ पे अलाउ नहीं है, डरना मना है। कॉन्फिडेंट रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, और हंसते हंसते मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ जाना है, ठीक है ना। डरना अलाउ नहीं है। और डर किस बात का यार, किस बात का डर है तुझे, तुम हो, मैं हूँ, साथ में मिल के पढ़ रहे हैं, तो डर किस बात का है, ठीक है ना। इसलिए डरना नहीं है। हम होता क्या है ना, अक्सर हारने की वजह से डरने लगते हैं कि यार कहीं हार ना जाए, और लेकिन हमें समझ में भी नहीं आता है, और यही डर हमारी हार की वजह बन जाता है। कई बार हम हारने की वजह से डरते हैं और यही डर हमारी हार की वजह बन जाता है। इसलिए डर को निकालो, डर के लिए कोई जगह नहीं है हमारे ज़िंदगी में, बहुत सारे काम हैं, पढ़ना है, रैंक लानी है, ठीक है ना। चल बेटा देख, और μ0I/2r क्या होता है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इंटू साइन क्यूब थीटा, इंटू साइन क्यूब थीटा। तुम चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अगर साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो साइन थीटा कितना होगा यार, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये डिस्टेंस मान लो x है, ये रेडियस a है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये x है, ये a है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, √a² प्लस x²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी μ0I/2a इंटू साइन थीटा का क्यूब, साइन थीटा क्या है, a अपॉन √a² प्लस x², इसका होल क्यूब। सॉल्व कर लो, आ गया। अब देख बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन तेरे सामने है, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल at a distance of 0.05 meter and 0.2 meter from the center are in the ratio 8:1। हमें बताना है कॉइल की रेडियस क्या होगी। इसके लिए क्या कर बच्चे, देख हमने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया,
इस सर्कुलर कॉइल में फ्लो करने वाली करंट आई ले लिया, ये सर्कल का एक्सिस ले लिया, ऐसे सर्कल की रेडियस है बच्चे ए, यहाँ से इसको मिला दिया, फर्स्ट केस में एंगल ले लिया θ1, ये डिस्टेंस x1 पहले केस में क्या दे रखा है 0.05। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो V1 कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, मतलब a रेडियस a है, इंटू साइन क्यूब θ1। उसी तरीके से सेकेंड केस में ये सर्कुलर लूप ले लिया, यहाँ पे एक्सिस ले लिया, फटाफट देखो यार, यहाँ पे इसकी रेडियस a है, ये डिस्टेंस हमने x2 ले लिया, x2 कितना है 2 मीटर, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया, x2 दे रखा है 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो V2, तो V2 कितना हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 रेडियस a इंटू साइन क्यूब θ2, यहाँ पे एंगल ले लिया θ2, दोनों का रेशियो दे रखा है 8:1 है। अगर हम V1/V2 की बात करें ना, तो V1/V2 दे रखा है बच्चे 8/1, तो V1 का मतलब साइन क्यूब, देखो म्यू नॉट I/2a, रेशियो लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन क्यूब θ1, तो ऊपर आएगा साइन क्यूब θ1 अपॉन नीचे आएगा साइन क्यूब θ2, ये एंगल θ2 है तो नीचे आ जाएगा साइन क्यूब θ2, ये कितना हो गया 8/1, 8:1 होगा, 8/1 होगा, तो 1/3 ले लो, तो साइन θ1 साइन θ2 आ जाएगा, साइन θ1 साइन θ2 कितना आ गया यार 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब साइन θ1 और साइन θ2 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से साइन θ1 रखोगे तो साइन θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेनियस ये होगा, ये लेंथ कितनी होगी a² + x1², तो साइन θ1 की वैल्यू पुट करो a अपॉन √a² + x1²। उसी तरीके से साइन θ2 रखो, साइन θ2 यहाँ से रखेंगे, अगर यहाँ से साइन θ2 रखोगे तो साइन θ2 क्या होगा, परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेनियस a अपॉन √a² + x2²। अब यहाँ से साइन θ1 और साइन θ2 का रेशियो ले लो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा √a² + x2² अपॉन a² + x1²। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। x1 कितना है 0.05, x2 कितना पुट कर दो 0.2, यहाँ पे x1 x2 पुट करके सॉल्व कर लो, रेडियस आ जाती है 0.1 मीटर आती है ना, 0.1 मीटर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। चल अब आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r is carrying current I, the ratio of magnetic field at the center of loop and at a distance r from the center of the loop is। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई मेंस में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, बस हमें याद होनी चाहिए चीज़ें। देख बेटा इसमें क्या है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है r, लूप में फ्लो करने वाले करंट I ले लो, ये सेंटर O है, इसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी म्यू नॉट I अपॉन 2r हो गया। और इसके एक्सिस पे पूछा है, एक्सिस पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस भी r दे रखा है, तो अगर ये r है ये r है, इसको इससे मिला दो, ये एंगल थीटा कितना होगा 45 डिग्री, थीटा कितना आ गया यार 45 डिग्री। तो अगर इसके पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू साइन क्यूब थीटा, यानी साइन क्यूब 45 डिग्री, दोनों का रेशियो ले लो, आंसर आ चुका है। हमसे पूछा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B0 अपॉन पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड BP, इसको इससे डिवाइड करना यार, म्यू नॉट I/2r से म्यू नॉट I/2r गया तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे साइन क्यूब थीटा आएगा, तो नीचे आएगा मेरे बच्चे साइन क्यूब थीटा का मतलब 45 डिग्री, तो नीचे साइन क्यूब 45 डिग्री आ गया। डिवाइड करके देख लो, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब साइन क्यूब 45 सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करके देखना 2√2 आ जाएगा। साइन 45 1/√2 पुट कर दो तो आंसर आएगा C। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आसान, बस कॉन्फिडेंट रहो, सब हो जाएगा।
एम्पियर्स सर्किटल लॉ। पता है एक पड़ाव पार कर लिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन का। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ से शुरुआत हुई थी, फील्ड का कैलकुलेशन सीखा था, फिर आए थे गॉस लॉ पे, उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी है बच्चे बायो-सेवर्ट लॉ से शुरुआत किया था, उसी का यूज कर करके अब तक अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसका एप्लीकेशन सीखा था। और एप्लीकेशन सीखने के बाद नेक्स्ट अब आते हैं एम्पियर्स लॉ। तो जैसे वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैसे यहाँ बायो-सेवर्ट लॉ, जैसे इलेक्ट्रो में कूलम्ब्स लॉ के बाद गॉस लॉ वैसे यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ के बाद एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है एक बार ध्यान से समझो। समझने के लिए हमने क्या किया, ये एक प्लेन कंसीडर किया। ध्यान से समझना बच्चे, ठीक ना, ध्यान से समझना, ठीक है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है इसको समझने के लिए कई करंट कैरिंग वायर ले लो। हमने पहला करंट कैरिंग वायर लिया, इसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन ले लिया I1। एक दूसरा वायर कंसीडर किया, इस वायर में फ्लो करने वाले करंट I2 ले लिया। एक तीसरा वायर कंसीडर किया, इसमें फ्लो करने वाले करंट I3 ले लिया आउट ऑफ द प्लेन। एक चौथा वायर लिया मेरे बच्चे, इसमें करंट है इनटू द प्लेन, नाम I4 दे दिया। एक पांचवा वायर और कंसीडर किया, इसमें करंट ले लिया मेरे बच्चे आउट ऑफ द प्लेन I5। एम्पियर्स लॉ समझने के लिए जैसे गॉस लॉ को समझने के लिए क्लोज गॉसियन सरफेस लेते थे, वैसे एम्पियर्स लॉ को समझने के लिए मेरे बच्चे एक क्लोज एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं। क्लोज एम्पीरियन लूप, तो यहाँ पे क्लोज एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लो। हमने क्लोज एम्पीरियन लूप कंसीडर किया, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप, क्लोज लूप लिया। कुछ करंट कैरिंग वायर इस लूप के अंदर हैं, कुछ वायर इस लूप के बाहर हैं। कुछ वायर मेरे बच्चे इस लूप के अंदर हैं, कुछ वायर इस लूप के बाहर हैं। I1, I2 और I3 अंदर, I4 और I5 बाहर। अब जितने भी करंट कैरिंग वायर हैं, एलिमेंट हैं, सब स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो सारे एलिमेंट की वजह से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, अब करते क्या है, लूप लेने के बाद लूप को एक सेंस दे दो। हमने लूप को बच्चे एक सेंस दे दिया, ऐसे लूप को सेंस दे दिया, ऐसे। लूप के सेंस का क्या यूज है, इस सेंस का यूज करके हम करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिसाइड करेंगे। करते क्या हैं, जो लूप को सेंस दिया है उसी सेंस में अपने फिंगर को कर्ल करो। जो हमने लूप को सेंस दिया है ना, उसी सेंस में मेरे बच्चे फिंगर को कर्ल करो। फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब आएगा आउट ऑफ द प्लेन, तो जो करंट आउट ऑफ द प्लेन होगी वो पॉजिटिव और जो इसके अपोजिट होगी वो नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, तो I1 और I3 आउट ऑफ द प्लेन है, ये पॉजिटिव, I2 उसके अपोजिट है तो नेगेटिव। अब करो क्या, यहाँ पे ये जो हमने लूप कंसीडर किया है, मान लो जितने भी वायर हैं सभी वायर की वजह से मिला के इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अभी जितने भी वायर स्पेस में हैं, चाहे वो इस लूप के अंदर हैं, ये जिसको हमने एम्पीरियन लूप नाम दिया है, ये लूप कहलाता है मेरे बच्चे एम्पीरियन लूप। तो चाहे करंट कैरिंग वायर इसके अंदर हो या बाहर हो, सभी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मिला के, अंदर और बाहर सबका मिला के, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी है। और हमने लूप को ऐसा सेंस दिया है, तो लूप के एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ जो dl होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेंगे। तो लूप का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया dl लेंथ का, उसकी डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी ऐसे, और b और dl के बीच का एंगल ले लो, कुछ थीटा है। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर b और dl दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, b डॉट dl, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है इस पूरे क्लोज लूप के लिए निकालते हो, अगर ये डॉट प्रोडक्ट पूरे क्लोज लूप के लिए निकालते हो ना, तो पूरे क्लोज लूप के लिए निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रल लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl, इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल।
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड एम्पीरियन लूप। इसकी वैल्यू आती है मेरे बच्चे म्यू नॉट इंटू आई इन। ये एम्पियर्स लॉ है। मैग्नेटिक फील्ड उन सारे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर हों या बाहर हों। म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। आई इन क्या है? एम्पीरियन लूप के अंदर की टोटल करंट। तो इस एग्जाम्पल में अगर टोटल करंट लिखोगे तो ये हो जाएगा I1 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, तो आएगा मेरे बच्चे I1 माइनस I2 प्लस I3। इस वैल्यू का बाहर के करंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कहलाता है एम्पियर्स लॉ। अब इसी एम्पियर्स लॉ का यूज करके अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करते हैं। जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर हो गया। सिलेंडर भी दो तरह के, हॉलो और सॉलिड। जैसे गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रो में हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते थे, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन होता है एम्पियर्स लॉ का यूज करके। पहला केस तुम्हारे सामने है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर है मेरे बच्चे, ऊपर जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, नीचे आएगा माइनस इनफाइनाइट तक। और हॉलो सिलेंडर है मतलब बीच में खोखला है, बीच में खाली है, बीच में हवा है। तो ये जो करंट है ना सिर्फ सरफेस पे है, जो करंट फ्लो कर रही है आई ना सिर्फ सरफेस पे। 3D व्यू है, देखना जरा। ये जो सर्कल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, सिर्फ इसी सर्कल पे ही करंट है। तो सिलेंडर की सरफेस पे ही करंट है, जो सरफेस दिखाई दे रही है ना सरफेस पे। अब इस सिलेंडर के केस में दो रीजन होते हैं। पहला होता है इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस r है, इसके एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे अंदर कोई पॉइंट लेते हो तो अंदर वाले पॉइंट पे अगर स्मॉल r की वैल्यू, ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, ग्रेटर R इक्वल देन 0 है, मतलब सिलेंडर के अंदर कोई पॉइंट है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मेरे बच्चे? 0। और अगर सिलेंडर के बाहर कोई पॉइंट लेते हो यहाँ से R डिस्टेंस पे, तो सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी स्मॉल r ग्रेटर R इक्वल देन कैपिटल का R में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है यार? बाहर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूरे सिलेंडर को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान के लिख लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे R ले लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, यहाँ पे ओरिजिन ले लिया। थोड़ी देर तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया, तो 0 से लेकर R तक मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी और उसके आगे की मैग्नेटिक फील्ड 1/r होगी, B प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हाइपरबोलिक कर्व होगा, हाइपरबोलिक कर्व होगा, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर का काम हो गया। वैसे सॉलिड सिलेंडर होता है इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर में जो करंट होगी इसके पूरे वॉल्यूम में जा रही होगी, पूरे वॉल्यूम में करंट फ्लो करेगी, ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक, नीचे माइनस इनफाइनाइट तक। यहाँ भी फिर से वही कहानी, दो रीजन होंगे, एक होगा सॉलिड सिलेंडर के अंदर, दूसरा इसके बाहर। तो पहले इनसाइड की बात कर लेते हैं। इनसाइड की बात करोगे तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R ग्रेटर R इक्वल देन 0। तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड आती है मेरे बच्चे B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 J इंटू R। J क्या होती है? करंट डेंसिटी। यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? J इक्वल टू टोटल करंट अगर I है और टोटल रेडियस R है तो एरिया क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर, तो ये करंट डेंसिटी J हो जाएगी। और दूसरा रीजन होता है, यानी कुल मिला जुला के बोल सकते हो कि जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी। और दूसरा जो रीजन है वो आउटसाइड का होगा, स्मॉल r ग्रेटर R इक्वल देन कैपिटल R में फिर से बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए पूरे सिलेंडर को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान लो, पूरे सिलेंडर को मेरे बच्चे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान लो। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान के मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब अगर आउटसाइड की बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड V है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इन साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगी, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगी। तो अगर हमसे कोई बोले कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर दो तो y एक्सिस पे ले लिया मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, x एक्सिस पे ले लिया स्मॉल r, x एक्सिस पे ले लिया स्मॉल r। तो ग्राफ क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ग्राफ b प्रोपोर्शनल टू r, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसके बाद b प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पे स्मॉल r रेडियस कैपिटल R के बराबर होगा, उसके आगे हाइपरबोलिक। ये ग्राफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये ग्राफ सीखने समझने के बाद अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन पे। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ है, बस पढ़ना है। अगर पढ़ लिया समझ लिया तो आंसर बस टिक करना है। देख बच्चे क्या लिखा हुआ है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करेंट आई। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेंगे, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला केस बन गया। और ये वायर सॉलिड होगा, सॉलिड, और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है, तो सॉलिड वायर मान के काम करेंगे। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज, फर्स्ट केस में 0 इन द रीजन आर लेस देन ए। नहीं भाई, ये सॉलिड वायर है, सॉलिड सिलेंडर का केस है, तो आर लेस देन ए क्या है, रेडियस है, आर लेस देन ए में इन साइड की बात कर रहा है, इन साइड मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, तो गलत, पहला गलत। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आंसर सी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन लेस देन ए मतलब इन साइड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आउटसाइड। वही जो हमने रिजल्ट सीखा है, यही आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हें रिजल्ट याद रखना है। जो हमने रिजल्ट सीखा है पिछले केस में यही वाला तो था, इनसाइड आर के प्रोपोर्शनल, आउटसाइड 1/r के प्रोपोर्शनल। बस टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो इनसाइड आर के प्रोपोर्शनल और आउटसाइड 1/r के प्रोपोर्शनल। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो। इन ए कोएक्सियल स्ट्रेट केबल सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल एंड अपोजिट करंट है, इक्वल एंड अपोजिट करंट, मैग्नेटिक फील्ड 0 कहाँ होगी, ऑप्शन सी आउटसाइड। वही ये डायग्राम बनाना चाहो। अब इसमें मैं क्या समझाऊं यार, तुमको तो आंसर ऐसे ही आ चुका है। इसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन और बाहर एक और कंडक्टर ले लो, इसमें करंट इनटू द प्लेन, इसमें करंट इनटू द प्लेन, और दोनों में करंट इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ 0 होगी, इसके एक्सिस से बाहर यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ पे बाहर लोगे तो नेट अंदर की करंट 0 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी आउटसाइड द केबल। अब इसमें मुझे क्या समझाना, बस याद होना चाहिए, ठीक है ना। चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख यार, ये देखो भाई, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर का केस है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a/2, a/2 का मतलब अंदर वाला पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट बाई 2 j इंटू आर, आर का मतलब a/2, a/2। और दूसरा 2a का मतलब बाहर वाला पॉइंट, तो b2, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान लो, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर कितना होगा 2a, तो 2a आ गया। और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाली टोटल करंट अगर लिखोगे तो करंट डेंसिटी जे क्या होती है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब पाई ए का स्क्वायर। यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकालो तो आई कितना होगा, जे इंटू पाई ए स्क्वायर। अब देख म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू पुट कर, यहाँ से आई क्या है, जे इंटू पाई ए स्क्वायर। तो आई की जगह जब तुम पुट करेगा तो ये आएगा मेरे बच्चे जे इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2 पाई और 2a मिलके 4 पाई ए। तो पाई से पाई गया, एक ए से एक ए भी गया, ये कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू जे इंटू ए बाई 4।
बस पूछा है b1/b2 बताओ, b1/b2, तो b1 को b2 से डिवाइड कर दो। ध्यान से देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही तो है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रेशियो क्या आएगा 1/1, यानी 1:1, 1:1 रेशियो आएगा। ये आंसर है, ये आंसर है। समझ में आई बात? और अगर ये बात तुझे समझ में आ गई तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देख जरा, ये भी PYQ में आया हुआ है, जे मेंस में आया हुआ, एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस से कैरिज करंट आई, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द वायर A/3 और 2A हो गया। तो पिछले केस में जो A/3 था, इस केस में क्या हो जाएगा A/2। पिछले केस में जो A/3 था, इस केस में क्या हो जाएगा A/2 की जगह A/3। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, A/2 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देना A/3, A/3, बाकी सब डिवाइड करके देख लेना, सॉल्व हो जाएगा ना। अब ये मैं क्या बताऊँ, ठीक ना। अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग सोलिनॉइड। ये भी पता है सोलिनॉइड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा फार्मूला है और इसी फार्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोलिनॉइड भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है मैग्नेटिज्म में, कैलकुलेशन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फ्री का होता है, फोकट का होता है। बस याद कर, लिख, आंसर ले, 4 नंबर फोकट का उठा, आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब सोलिनॉइड होती क्या है, एक पाइप लिया, एक पाइप लिया सिलेंडर, उसके ऊपर तार लपेट दो, सिलेंडर के ऊपर तार लपेट दोगे तो सोलिनॉइड बन जाएगा। तो सिलेंडर के ऊपर लपेट दिया मेरे बच्चे तार, तार को लपेट दे यार, तार को जब लपेट देगा तो सोलिनॉइड बनेगी। और सोलिनॉइड के अंदर बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, पता है तुझे, एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0n/I, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलिनॉइड, इनफाइनाइट लॉन्ग मेरे बच्चे सोलिनॉइड। अब देख यार, इसका यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। देख जरा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे सामने है। अ लॉन्ग सोलिनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है 70 पर सेंटीमीटर है, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है यार μ0n/I, μ0 की वैल्यू पुट करो 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 70 है, लेकिन पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर बना, पर मीटर बना तो 10⁻⁻2, तो ये पर मीटर होगा। SI सिस्टम में डेटा रखना है यार। करंट की वैल्यू मेरे बच्चे 2 एम्पियर है। सॉल्व कर ले, आंसर आ गया, सॉल्व कर, आंसर आ गया 4। हाँ, यहाँ पे पाई की वैल्यू ना 22/7 रख देना, 22/7। उससे फ़ायदा क्या होगा, 70 है तो कैंसिल होगा, इंटू 7 इंटू 2 इंटू ऊपर देख यार, ये 10⁴। अब तो कैलकुलेट कर लोगे ना यार, 7 से 7 गया, 22 × 8 176 इंटू 10⁻⁻6, सही है ना। चल बच्चे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख जरा, सॉलिनॉइड पे तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन और तुम्हारे सामने, ये भी PYQ है, यहाँ PYQ लिखना भले भूल गया है, PYQ है, पूछा हुआ है। अ लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। तो बी कितना होगा यार μ0n/I, लॉन्ग सोलिनॉइड है। दूसरे केस में क्या पूछा है कि B डैश बताओ, कब नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, करंट को डबल किया और नंबर ऑफ टर्न्स को आधा किया, तो n को आधा कर दिया तो n/2, करंट को डबल कर दिया तो 2I, फिर से 2 से 2 गया, 2 को 2 खा गया, हाफ को साफ कर दो, n/2, 1/2 से 2 गया, हाफ को साफ कर बच्चे, क्या बचा μ0n/I। तो B डैश μ0n/I, B भी μ0n/I, तो B डैश किसके बराबर हो गया, B के। तो नई मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर, B के। एक हिस्सा
मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट हुआ। मैग्नेटिज्म में अब तक था ना, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन चल रहा था, वो वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका अगला पोर्शन है बच्चे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, करंट कैरिंग वायर है, वायर में फ्लो करने वाली करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू आती है मेरे बच्चे Q इंटू वी क्रॉस बी। Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर कोई बोले कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चे Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा क्या है यार, मान लिए चार्ज पार्टिकल Q है, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ले लिया, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर थीटा है तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना डायरेक्ट क्वेश्चन एक है सामने, पहले इसको कर लेते हैं फिर आगे सीखेंगे चीज़ों को। चार्ज पार्टिकल, चार्ज दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी दे रखा है ये है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इतना टेस्ला है, पूछा है फोर्स बताओ, और फोर्स है F इंटू 10⁻⁹, तो F की वैल्यू पूछा है। सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे बच्चे, F इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 इंटू वी, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये है मेरे बच्चे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस है 4k कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यार, ये है तेरे सामने देख जरा, 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस में आएगा मेरे बच्चे 6k कैप इंटू 10⁻⁻3 है, तो लास्ट में 10⁻⁻3। तो देख यार 10⁻⁻6 ये है, 10⁻⁻3 ये है, ये दोनों मिलके 10⁻⁹ आ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें 10⁻⁹ तो किनारे दे रखा है, इसको किनारे कर दिया, ये जो वेक्टर है जाएगा वो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो निकाल लो भाई आंसर होगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 10⁻⁹ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना आता है ना, लिखना आता है ना, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ पे i कैप, यहाँ पे j कैप, यहाँ पे k कैप, k कैप हो गया। यहाँ पे पहले वेक्टर में i कैप के साथ 2 है तो 2, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 4 है तो 4। दूसरा वेक्टर क्या है 5i कैप है तो यहाँ पे 5, 3j कैप है तो यहाँ पे 3, माइनस 6k कैप है तो यहाँ पे -6। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेना, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब ये क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको ध्यान से समझो, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मैग्नेटिज्म तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बस सारी चीज़ें याद रखना, ठीक ना, सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। देख मोशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया, इसकी वेलोसिटी ले लिया बच्चे v है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे b, दोनों के बीच का एंगल ले लिया थीटा, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F वेक्टर फॉर्म में आता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये आता है मेरे बच्चे Q इंटू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेगा तू तो क्या होगा यार, Q वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख ले, वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख यार, v इंटू बी इंटू साइन थीटा। Q इंटू वी क्रॉस बी क्या होगा, क्यू भी साइन थीटा। अब इसमें पता है 3 केस बनते हैं, तीन का अगर ढंग से बात करें तो 4। फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस मान लो यार थीटा 0 है, थीटा 0 ले लिया,
थीटा जीरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल जीरो, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस केस में थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो तो साइन थीटा भी जीरो, साइन थीटा जीरो तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट। और अगर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है तो पाथ क्या होगा मेरे बच्चे? स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सेकेंड केस की बात करते हैं। थीटा को 180 ले लो। थीटा को 180 लेने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे है तो वेलोसिटी वेक्टर उसके अपोजिट होगा पीछे। उस केस में थीटा आएगा 180 डिग्री। ठीक है। इस केस में अगर फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो Q इंटू वी इंटू साइन थीटा यानी साइन 180, साइन 180 फिर से जीरो हो जाएगा। तो फोर्स जीरो तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो गया तो पाथ क्या होगा यार? स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आएगा। थर्ड केस है बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड केस है मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से अक्सर सवाल आए हैं, पूछे गए हैं। 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला केस समझने के लिए क्या करना? स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड ले लो। मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया मेरे बच्चे क्रॉस से। पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को बी ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज पार्टिकल लिया प्लस क्यू। इस चार्ज पार्टिकल को हमने वी वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया। वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा मेरे बच्चे? 90 डिग्री। इस केस में पता है पाथ क्या होता है? तो फोर्स की अगर डायरेक्शन एक बार निकालो तो Q इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब ऊपर जाएगा तो इस डायरेक्शन में लगता है फोर्स और पार्टिकल घूम जाता है सर्कल में। पाथ सर्कुलर होता है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स आता है F, इस F की वैल्यू होती है बच्चे Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा 90 है तो साइन 90 बन जाएगा 1, साइन 90 बनेगा मेरे बच्चे 1। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यार Q इंटू वी इंटू बी। और पता है यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यही फोर्स मेरे बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो फोर्स को लिखना मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। यहाँ से सॉल्व करो तो सर्कुलर पाथ की रेडियस आती है एम वी अपॉन क्यू बी। सर्कुलर पाथ की रेडियस आती है एम वी अपॉन क्यू बी। एम इंटू वी को मोमेंटम भी बोल सकते हो, तो पार्टिकल का मोमेंटम पी लेते हो तो पी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी। और पार्टिकल की बात हो रही है तो अगर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखो या पी स्क्वायर बाई 2m लिखो, बात एक ही है। तो काइनेटिक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में लिख लिया मेरे बच्चे, पी स्क्वायर बाई 2m, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होगा। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल जरा, पी की वैल्यू क्या होगी बच्चे? √2km, ये पी आ गया। इस पी की वैल्यू जरा यहाँ पुट कर यार, तो रेडियस आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी √2km अपॉन क्यू इंटू बी। और पता है इस पे सवाल कई बार पूछा गया है, इस पे √2km बाई क्यू इंटू बी पे। के काइनेटिक एनर्जी है, मास है, क्यू चार्ज है, बी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसी में एक राउंड कंप्लीट करने का जो टाइम आता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टी की वैल्यू आती है 2πm अपॉन क्यू इंटू बी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए हम आगे बढ़ जाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो कई बार आ चुका है वो तो देखना ही पड़ेगा भाई कि आखिर कौन सा सवाल है। तो देख बच्चे सवाल तेरे सामने रहा। अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल with same kinetic energy
एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो अभी रेडियस का फार्मूला क्या सीखा था यार, रेडियस का फार्मूला क्या सीखा था मेरे बच्चे, √2km अपॉन क्यू इंटू बी। अब देखना जरा, के काइनेटिक एनर्जी है सबकी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगी, ऊपर बचेगा √m और नीचे बचेगा चार्ज, तो √m/चार्ज की प्रोपोर्शनल होगी रेडियस। अब यहाँ से रेडियस का रेशियो लिखो, किसका किसका लिखना है, पहले प्रोटॉन है तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, फिर रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, फिर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, प्रोटॉन के लिए ऊपर √m है नीचे q है, तो प्रोटॉन का मास मान लो m है तो ऊपर √m, प्रोटॉन का चार्ज e तो e/2। आगे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का डबल होगा तो m की जगह 2m आ जाएगा तो √2m, और न्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है तो e। लास्ट में कौन आया यार, लास्ट में कौन है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का मास इनके मास का 4 टाइम्स हो जाएगा, 2he4 होता है तो m की जगह 4m होगा, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है तो यहाँ पे आएगा 2e। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। ये क्या होगा, √m/e गया तो यहाँ पे बचा 1:2, यहाँ पे बचा √2:2, यहाँ पे 2/2 1, तो आंसर होगा लास्ट वाला 1:2√2:1। समझ में आई कहानी, समझ में आ गई मेरे बच्चे। चल अब आते हैं नेक्स्ट पे देख, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ पॉइंट हैं जिनको बस याद कर लो, थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं तो बस रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर कोई वायर है, अगर स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में फ्लो करने वाली करंट I है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस स्ट्रेट वायर पे लगने वाला फोर्स होता है I × L×B। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो I × L × B × sin थीटा। मेरे हिसाब से ये बात तुमको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। कोई भी अगर आर्बिट्रेरी शेप का वायर है, ठीक है, और इस वायर में फ्लो करने वाली करंट I है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, अगर हमसे कोई पूछे कि इस आर्बिट्रेरी शेप के वायर पे मैग्नेटिक फोर्स बता दो तो क्या करते हैं मेरे बच्चे, दोनों एंड पॉइंट को मिला देते हैं, दोनों एंड पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट वायर मान लेते हैं, इस स्ट्रेट वायर पे फोर्स निकाल लेते हैं, वही फोर्स एक्चुअल में इस वायर पे आ जाता है। और इसी का यूज करके इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कोई क्लोज करंट कैरिंग लूप ले लिया, क्लोज करंट कैरिंग लूप ले लिया, इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप पे लगने वाला नेट फोर्स क्या आता है, 0। नेट फोर्स क्या आता है, 0। नेट फोर्स क्या आएगा मेरे बच्चे, 0। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज करंट कैरिंग वायर पे नेट मैग्नेटिक फोर्स 0। आर्बिट्रेरी शेप के वायर पे निकालना हो तो एंड पॉइंट को मिला के स्ट्रेट वायर मान के उस पर फोर्स निकाल लो। स्ट्रेट वायर पे तो ILB sin थीटा होता ही है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, मान लो 2 पैरेलल वायर हैं, ये जो बताया वो सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसको याद रखना, ठीक ना। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर्स, ये भी रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा गया है, पूछा जाता है, बस तुमको याद होना चाहिए। 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर हैं, पहले वाले में करंट I1 है, दूसरे वाले में करंट I2 है। दोनों वायर मेरे बच्चे इनफाइनाइट लॉन्ग हैं, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन D है। जब दोनों वायर में करंट का सेंस सेम होता है, जब दोनों वायर में करंट का सेंस सेम होता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। और जब दोनों वायर में करंट का सेंस अपोजिट होता है तो ये दोनों वायर एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होते हैं। इस सिचुएशन में दोनों वायर के बीच में लगने वाले फोर्स का नेचर रिपल्सिव होता है, एक दूसरे से अवे फोर्स लगा रहे होते हैं, एक दूसरे से अवे। और फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फार्मूला आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है मेरे बच्चे F/L = μ0 I1
इंटू I2 अपॉन में 2πd। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ये आता है। ठीक है, याद रखना। करंट का सेंस सेम तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव, करंट का सेंस अपोजिट तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव। इलेक्ट्रो का जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रो में जब चार्ज का नेचर सेम होता है तो रिपल्सन होता है, यहाँ पे करंट का सेंस सेम होने पे अट्रैक्शन है और करंट का सेंस अपोजिट होने पे रिपल्सन है। तो रिजल्ट है, यही क्वेश्चन है, याद भी रखना है। अगर दोनों वायर की करंट को डबल कर दें तो 2 और 2 मिलके फोर्स 4 गुना हो जाएगा। डिस्टेंस को आधा कर दें तो फोर्स डबल हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं बच्चे आगे। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ लूप। मान लो अपने पास एक करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप है बच्चे, एक करंट कैरिंग लूप ले लिया, इसमें फ्लो करने वाली करंट I ले लिया। इस करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, वैसे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल होता है। और अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है या कोई भी शेप का लूप है, क्लोज लूप होना चाहिए, तो उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। यहाँ पे डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर बात आती है उसकी डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना, जिस सेंस में करंट फ्लो कर रही है उस सेंस में फिंगर्स को कर्ल कर देना। थंब जिधर आएगा उस डायरेक्शन में लेंगे मेरे बच्चे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। ये m की डायरेक्शन हो गई। ये तो डायरेक्शन की कहानी थी। अब डायरेक्शन आ गई तो बात आती है मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है NIA। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब लूप में फ्लो करने वाली करंट, A का मतलब लूप की एरिया। अगर इस एग्जाम्पल में ये लूप हमारा सर्कुलर है, इस सर्कुलर लूप की रेडियस अगर A लेते हो तो NI एरिया को लिख लेना πr², यानी πa²। ये आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तुम शेप स्क्वायर भी ले सकते हो, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। हमने एक रेक्टेंगुलर शेप लिया, इस रेक्टेंगुलर शेप में फ्लो करने वाली करंट I ले लिया, करंट I। तो अगर इस सेंस में करंट है तो जिस सेंस में करंट है उस सेंस में फिंगर्स को कर्ल कर देना। फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में होगा मेरे बच्चे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी NIA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n लेते हो तो n रहने दो, करंट I है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, तो लूप की एरिया होगी L1 इंटू L2। ये तो मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी हो गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट कर सकते हो। और अगर डाइपोल की बात हो रही है, अगर डाइपोल की बात हो रही है मेरे बच्चे, तो हमको पता है, याद कर, इलेक्ट्रो में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। जैसे टॉर्क वहाँ पे आता था वैसे टॉर्क यहाँ भी आएगा। जैसे टॉर्क वहाँ पे था मेरे बच्चे वैसे टॉर्क यहाँ भी आएगा। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर m इधर है, हमने यही लूप ले लिया, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर ले लिया, मैग्नेटिक डाइपोल को इधर ले लिया, m इधर है, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पे टॉर्क लगता है और इस टॉर्क का फार्मूला होता है मेरे बच्चे टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। टॉर्क आ जाता है m क्रॉस b। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड m क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा, तो आएगा m इंटू बी इंटू साइन थीटा, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। और इस टॉर्क का जो सेंस होता है वो इस तरीके से होता है कि ये टॉर्क
इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है। ये जो टॉर्क लगता है ना मैग्नेटिक डायपोल पे, ये टॉर्क इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है, ऐसे घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, टॉर्क भी लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। उस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस एम डॉट बी, जैसे वहाँ पे माइनस पी डॉट ई था, माइनस पी डॉट ई था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था मेरे बच्चे? माइनस पी डॉट ई। आज ही तो पढ़ा है यार, आज ही पढ़ा था ना, याद है ना तुझे? याद है मेरे बच्चों को, ठीक है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी है। यस सर, याद है, सब कुछ याद है, यही एनर्जी रखना यार, ठीक है। इसको लिख सकते हो माइनस एम डॉट बी का मतलब एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा, एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधे डायपोल मोमेंट पे पूछ लेगा, सीधे टॉर्क पूछ लेगा, सीधे एनर्जी पूछ लेगा। तो ज़रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फार्मूला सीखने के बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ लेना बिना प्रैक्टिस के कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एप्लीकेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन, ठीक ना। लिख जरा बच्चे, क्वेश्चन एक तेरे सामने है। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ टू क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी, ए की रेडियस 10 सेंटीमीटर, बी की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। एन ए और एन बी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई ए और आई बी दोनों में करंट है। तो रिलेशन पूछा है, रिलेशन तो हमको पता है पहले का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले का एम ए इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दूसरे का एम क्या होता है? एन आई ए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है मेरे बच्चे एन आई ए, पहले के नंबर ऑफ टर्न्स इंटू पहले की करंट इंटू पहले की एरिया, तो पहले की एरिया पाई आर ए स्क्वायर इक्वल टू बी का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एन यानी एन बी, करेंट आई बी, एरिया बता यार पाई आर बी स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, ए की रेडियस 10, बी की रेडियस 20 पुट कर दो, फिर हो जाएगा एन ए इंटू आई ए की रेडियस 10 का स्क्वायर इक्वल टू एन बी इंटू आई बी, बी की रेडियस 20 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 बचेगा, तो एन ए इंटू आई ए इक्वल टू 4 टाइम्स एन बी इंटू आई बी। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल पोजीशन, चाहे मैग्नेट बोले या मैग्नेटिक डायपोल बोले, बात वही है। तो फर्स्ट केस में दे रखा है बच्चे, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। सेकेंड केस में क्या किया, इस मैग्नेटिक डायपोल को यहाँ से घुमा के 180 कर दिया और 180 घुमा के एंटी पैरेलल कर दिया। तो यहाँ से घुमा के 180 डिग्री घुमा के सिचुएशन में लाने में पूछा है कि वर्क डन बताओ। तो वर्क डन का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा, थीटा 0 है क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो यह आ जाएगा मेरे बच्चे माइनस एम इंटू बी, कॉस 0 1 होता है। ये फाइनल सिचुएशन है, तो फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाले यार, निकाल जा रहा। तो एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा, इस बार थीटा 180 है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो कॉस पाई की वैल्यू बोल बच्चे -1, कॉस पाई -1, तो -1 और माइनस मिलके प्लस होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस एम इंटू बी, प्लस एम इंटू बी। तो अब यहाँ से पूछा है कि वर्क बताओ, तो वर्क का मतलब होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2mb। तो 2m की वैल्यू चेक करो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 5 है तो m 5 हो गया। b कितना है यार, b चेक कर बच्चे, 0.4 टेस्ला, 10 to 0.4 हो गया। तो चेक करना कितना आ गया, 4 जूल। चलो अब आ जाओ मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, नेक्स्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रेडियस r, नंबर ऑफ टर्न्स n है, रेडियस r है, करंट कितनी है I, इट इज हेल्ड इन द xz प्लेन, x और z के प्लेन में है, मतलब एरिया वेक्टर y डायरेक्शन में होगा। यानी अगर ये xz प्लेन में, इधर मान लो x है, इधर मान लो y है, तो z इधर होगा, ये xz प्लेन में है। करंट का सेंस ऐसे ले लो I, तो करंट का सेंस ऐसे है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा y डायरेक्शन में m। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट y में आ गया, कितना होगा NIA, एरिया क्या होगा लूप का पाई r स्क्वायर, तो NIA ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया y डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है सवाल में, I कैफ है यानी x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे x डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर y में, मैग्नेटिक फील्ड इधर x में, बोला है टॉर्क बताओ, तो टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। m क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे बच्चे, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। m क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा यार, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। पुट कर दो वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है NIA, तो m की वैल्यू है NI एरिया पाई r स्क्वायर इंटू बी थीटा, m और b के बीच का एंगल थीटा 90 है, तो यहाँ पे साइन 90 होगा, थीटा को 90 पुट करोगे तो साइन 91 हो जाएगा, तो इंटू 1 आ जाएगा। यही आंसर होगा NI पाई r स्क्वायर इंटू बी। कहाँ है चेक कर जरा, चेक कर बच्चे, NI पाई r स्क्वायर इंटू बी, तो आंसर 2 होगा। ये थी कहानी टॉर्क की। अब देखते हैं आगे क्या है, अब देखते हैं आगे, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है ना। तुमने सुना होगा, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो एक सर्कल में घूम रहा है। अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यू ले लिया, एक सर्कल में घूम रहा है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमने का मतलब, चार्ज अगर सर्कल में घूम रहा है मतलब इक्विवेलेंट करंट हम मान लेते हैं इस सर्कुलर लूप में, और करंट कैरिंग अगर लूप मानोगे तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के मोशन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आता है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, अगर m लेते हो तो m/l होता है q/2m, m/l आता है मेरे बच्चे q/2m, m/l होता है q/2m। m क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, l क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अगर यहाँ से इसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोला जाता है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। अगर यहाँ से कोई बोले कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बताओ, तो l को राइट में ले जाओ, तो q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम l। ये कहाँ वैलिड होगा, जहाँ पे चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होगा, जहाँ पे चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होगा वहाँ पे ये वैलिड होगा। जैसे मान लो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, एक करंट कैरिंग लूप ले लिया, या करंट कैरिंग लूप की जगह एक लूप है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्ट ये लूप है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये लूप अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है या रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब रिंग पे चार्ज है और ये रिंग घूम रहा है, लूप घूम रहा है, मतलब चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो उसके इक्विवेलेंट करंट आएगी। तो एक करंट कैरिंग लूप भी बोल सकते हो मैथमेटिकली, और अगर करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। अब यहाँ पे देख बेटा, m/l इक्वल टू q/2m, तो अगर कोई बोले कि m बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ, तो q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम l आ जाएगा,
एंगुलर मोमेंटम L आ जाएगा। और अगर ये रिंग है, रिजिड बॉडी है, इसका मास m है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है यार, ये q/2 टाइम्स मास, टोटल चार्ज q, रिंग का मास m, एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा प्योर रोटेशन में, तो रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा, तो L को I इंटू ओमेगा पुट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। और इसी रिंग की जगह डिस्क ले लो, रिंग की जगह मेरे बच्चे डिस्क ले लो, और इस पूरे डिस्क पे चार्ज है, और पूरे डिस्क पे जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पूरे डिस्क पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये डिस्क ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो अब यहाँ पे फिर से m/l इक्वल टू q/2m, m/l इक्वल टू q/2m। समझ रहे हो ना, समझ गया रे मेरा बच्चा, ठीक है। L को राइट में ले जा यार, तो कितना आएगा, q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम L, L की वैल्यू पुट कर दे यार, L को पुट कर I इंटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिस्क के केस में क्या होगा, mr²/2 इंटू ओमेगा, पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। हॉलो स्फीयर होगा तो I इंटू ओमेगा में I की जगह 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर होता तो I इंटू ओमेगा में I की जगह 2/5 mr²। सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करते जाओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। समझ गए ना यार, जरा एक क्वेश्चन कर, जरा देख, क्वेश्चन तेरे सामने आया हुआ है, PYQ है, इसी पे बेस्ड। अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज है पर यूनिट एरिया, ठीक है, सिग्मा दे रखा है। डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्क इज, वही सेम फार्मूला यूज कर लो, सेम फार्मूला यूज कर लो, सेम फार्मूला यूज कर मेरे बच्चे। तो m/l इक्वल टू q/2m, L को राइट में ले जाओ तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा मेरे बच्चे q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम L। अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो I इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दे यार, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दे यार, I इंटू ओमेगा, I क्या है, करंट है ना, अबे नहीं ये I करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो I की वैल्यू पुट कर यार, तो q/2m, डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू ओमेगा, तो m से m गया, 2 और 2 मिलके 4, चार्ज लिखो, तो सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, आज ही पढ़ा होगा, तो चार्ज कितना होगा मेरे बच्चे, सिग्मा इंटू एरिया, डिस्क की एरिया बता यार, πr², तो Q की वैल्यू सिग्मा इंटू एरिया πr², यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दो, तो Q की वैल्यू पुट करोगे तो सिग्मा एरिया है मेरे बच्चे πr², नीचे यहाँ पे 2 और 2 मिलके 4, यहाँ पे r² इंटू ओमेगा, r² इंटू ओमेगा, तो चेक करो कौन सा आंसर आ गया, सिग्मा πr⁴, सिग्मा πr⁴ ओमेगा/4, यही आंसर होगा डी, ये आंसर आएगा डी। तो इस तरीके से गायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूज करके हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं।